तुम अपनी बेटी के पीछे इतने पैसे लगाकर, देखो जितने पैसे तुमने अपनी बेटी पर लगाए उतने पैसे में मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। अगर तुम भी अपनी बेटी की शादी कर देती तो गंगा नहा लेती, पति अपाहिज है और बेटी के पीछे इतना पैसा खर्च कर रही हो। बहन, मैं अपनी बेटी के पीछे फिजूल चीज में पैसे नहीं खर्च कर रही। मेरा फैसला बिल्कुल सही है और भगवान करे तुम्हारी बेटी शादी के बाद हमेशा खुश रहे। आजकल किसी को अच्छी बात बोलना ही बेकार है। मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, पर लगता है कि तुम्हें भलाई पसंद नहीं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो कुंती आशा को ताने दे रही है, और आखिर आशा की ऐसी क्या चीज है जो अपनी बेटी को करना चाहती है और अपनी बेटी के पीछे इतने पैसे खर्च कर रही है कि लोग उसे ताने दे रहे हैं। आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। माँ, मेरा रिजल्ट देखो, मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। माँ, तुमने कहा था अगर मैं स्कूल में टॉप करूंगी तो तुम मुझे आगे की पढ़ाई करने दोगी। अरे निशा बेटा, तेरे पापा अपाहिज है, छोटा भाई है, तेरी माँ बेचारी अकेली सब्जियां बेचकर घर चला रही है, तुझे पढ़ा लिखा रही है और ऐसे में तुझे अपनी माँ की मदद करवानी चाहिए, और तू है कि आगे की पढ़ाई करने की बातें कर रही है। सही कह रही हो बहन तुम। अगर बेटियों को ज्यादा पढ़ाया लिखा तो लड़का ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। मैं तो कहती हूँ जितनी उसने पढ़ाई कर ली उतनी काफी है। अब इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लो। लोगों की बातें सुनकर निशा उदास होकर घर में चली जाती है और रात को सारी सब्जियां आशा घर में रखती है, जहां एक बार फिर निशा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं जानती हूँ तुम बड़ी मुश्किलों से घर चला पा रही हो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे घर के कामों में मदद करूंगी और साथ में पढ़ाई भी। मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन गई तो मैं पापा का अच्छे से इलाज करवा पाऊंगी, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। माँ, हाँ माँ, मान जाओ ना, दीदी को आगे पढ़ाई करने दो ना। देख रहे हैं जी आप, हमारी बेटी कितनी तेज है पढ़ने में। वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। जब मेरी बेटी ऑफिसर बनना चाहती है तो मैं उसकी शादी करके क्यों उसकी जिंदगी अपनी तरह बनाऊं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी मेरी तरह सब्जी बेचे। मैं चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो और हमारा नाम रोशन करे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर निशा बहुत खुश होती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, इसका मतलब तुम मुझे आगे पढ़ने दोगी? और नहीं तो क्या, तुझे आईएएस ऑफिसर बनने में कितने पैसे खर्च होंगे मैं करूंगी और अपनी बेटी को आईएएस ऑफिसर बना कर रहूंगी। इस तरह आशा ठान लेती है कि वो अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई करवाएगी और इसीलिए अब वो दिन में घर के बाहर सब्जी बेचती है और रात में बाजार सब्जी बेचने के लिए जाने लगती है। ये देख मोहल्ले की एक औरत दोनों माँ बेटी को देख ताने मारती हैं और बोलती हैं, बेटी स्कूल में फर्स्ट क्या आ गई, तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लगी। अरे नौकरी ऐसे ही नहीं लग जाती, कहाँ से लाओगी इतने पैसे। मैं तो कहती हूँ जितने पैसे इसकी पढ़ाई में लगा रही हो इसकी शादी में लगा दो तो ज्यादा अच्छा होगा। और निशा बेटा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में? तुम्हें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए और तुम हो कि अपनी माँ को परेशान कर रही हो। अपाहिज बाप घर में पड़ा है, तरस नहीं आ रही? एक बार अपनी माँ को देखो जरा। बहन, मेरी बेटी से कुछ मत बोलो। सभी के बच्चों के कुछ सपने होते हैं। अगर तुम्हारी बेटी के सपने नहीं है तो उसमें मेरी गलती नहीं। और मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और उसके पापा भी यही चाहते थे। निशा, तुम अंदर जाओ और पापा का ख्याल रखो, मैं बाजार जा रही हूँ। इतना बोलकर आशा अकेली सब्जी का ठेला लेकर बाजार निकल जाती है और रात के 12 बजे सब्जियां बेचकर घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम कर लो, आज मैं सब्जियां बेचने जाऊंगी। राजू, तू घर में माँ और पापा का ख्याल रखना। निशा, अगर तू बाजार सब्जियां बेचने जाएगी तो तेरी पढ़ाई छूट जाएगी और आज तेरे पापा को भी डॉक्टर के पास ले जाना है, इसलिए तू घर में रहकर पढ़ाई कर और पापा को अस्पताल ले जाना। मैं ठीक हूँ। माँ, मैं पढ़ाई और सब्जी बेचने का काम दोनों कर लूंगी और आज राजू पापा को अस्पताल ले जाएगा। अब मेरा भाई भी बड़ा हो रहा है ना राजू? निशा अपनी माँ की एक नहीं सुनती और सब्जी का ठेला लेकर बाजार जाती है और रात के 11 बजे तक सब्जियां बेचती है, जिस वजह से उसे पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिलता। अरे बेटा, जरा 2 किलो प्याज तो देना। अरे यहाँ तो एक औरत सब्जियां बेचती थी, आज वो नहीं है? वो मेरी माँ है, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी जगह पर मैं आ गई। इस तरह सब्जियां बेचकर निशा घर जाती है तो वहीं राजू अपने पिता को अस्पताल ले जाता है। क्योंकि राजू अभी छोटा था इसलिए डॉक्टर उसे ठग लेते हैं और ये देख आशा को बहुत बुरा लगता है। अगर आज मैं बीमार ना होती तो ना निशा को सब्जी बेचने के लिए बाजार जाना पड़ता और ना ही राजू इतनी कम उम्र में अपने पिता को अस्पताल ले जाता। क्योंकि राजू छोटा था इसलिए डॉक्टर ने मेरे बच्चे से ज्यादा पैसे ले लिए। हम गरीब ऐसे कैसे अपनी जिंदगी काटेंगे। आजकल के कुछ डॉक्टर बस अपने डॉक्टर होने का फायदा उठाते हैं और हम गरीब मासूम को लूटते हैं। माँ, देखना तुम, जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी तो सबसे पहले ऐसे लालची डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द करूंगी। माँ, मुझे माफ कर दो,
मैं पैसे बर्बाद करके आ गया। नहीं बच्चे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी बुरी किस्मत की है जो हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। इतना बोलकर निशा थकी हारी पढ़ाई करते हुए खाना बनाने लगती है और क्योंकि आज उसकी सही से पढ़ाई नहीं हो पाई थी इसलिए वो सारी रात बैठकर पढ़ाई करती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द निशा की दोस्त पूजा की शादी हो जाती है और कुंती आकर आशा को ताने देने लगती है। बहन तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। बेटा तू उसकी बात पर ध्यान मत दे और जाकर पढ़ाई कर। पर माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए, किताब लानी है। पैसा का नाम सुनकर आशा थोड़ी परेशान हो जाती है और अंदर जाकर एक गुल्लक फोड़कर कुछ पैसे अपनी बेटी को देती है। ले बेटा, तू उन पैसों से अपनी किताबें ले आ। माँ मेरी किताब के लिए तुमने अपनी गुल्लक तोड़ दी। इन गुल्लक में तो तुम काफी टाइम से पैसे डाल रही थी ना। माँ आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे पागल, बुरा क्यों मानती है? ये पैसे मैं तेरी शादी के लिए जोड़ रही थी। अब जब मुझे शादी नहीं करनी तो इन पैसों की सही जगह तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने ये पैसे तेरी पढ़ाई में खर्च कर दूंगी। माँ मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जितनी मेहनत मेरे पर कर रही हो, मैं एक दिन IAS ऑफिसर बनकर उन सभी लोगों का मुंह बंद करूंगी जो आज हम पर हंस रहे हैं। इतना बोलकर निशा वो पैसे लेकर बाहर जाती है और अपने लिए कुछ किताबें लेकर आती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन निशा अपने IAS ऑफिसर की गाड़ी से गांव में आती है और जब सब IAS ऑफिसर की गाड़ी से अफसर की वर्दी पहने उतरती है तो ये देख वहां खड़े सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं? माँ मैंने तुम्हारा सपना पूरा किया। अरे निशा बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो पहले से ही जानती थी तुम अपनी माँ का सपना जरूर पूरा करोगी। मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है तुम्हें इस वर्दी में देखकर। जो लोग आशा को ताने दिया करते थे और निशा की पढ़ाई में बाधा बन रहे थे, आज वही लोग निशा के मुंह पर अच्छे बनने का ढोंग करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोती बिलखती कुंती निशा के घर आती है और निशा के सामने हाथ जोड़कर उससे बोलती है, बेटा अब तो तू ही जो मेरी बेटी और अपने दोस्त को उनके लालची ससुराल वालों से बचा सकती है। तुम सही थी आशा बहन, मैंने बहुत बड़ी गलती करी अपनी बेटी की शादी करवाकर। मुझे भी अपनी बेटी को तुम्हारी बेटी की तरह पढ़ाना लिखाना चाहिए था। मैंने उसकी शादी के लिए जो पैसे जोड़े थे वो मुझे उसकी पढ़ाई पर खर्च करना चाहिए था। आंटी आप शांत हो जाइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मैं आज सपना के ससुराल जाऊंगी और उसके ससुराल वालों को हिरासत में लूंगी। निशा तू बहुत अच्छी है, मुझे माफ कर दे जो भी मैंने तुझे और तेरी माँ को कहा। इतना सब कुछ होने के बाद भी निशा कुंती की मदद करती है और कुंती की बेटी के ससुराल में जाकर उसके लालची ससुराल वालों को पुलिस के हवाले करती है और सपना को आजाद करती है। जिसके बाद कुंती अपनी बेटी को आगे पढ़ने को कहती है। मैंने तुझे आगे ना पढ़ने देकर तेरी शादी करवाकर पहले ही एक गलती कर दी। अब मैं तुझे घर में नहीं बैठा कर रखूंगी। तुझे टीचर बनना था ना, मैं तुझे टीचर बनाऊंगी। मैं कराऊंगी अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई जैसे आशा बहन ने करवाई थी। लेट ही सही आंटी, पर आप अपनी जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा फैसला ले रही हैं। अगर आपने ये फैसला पहले ले लिया होता तो बेचारी सपना को ये दिन न देखना पड़ता। इस तरह IAS ऑफिसर बनकर न सिर्फ निशा गांव वालों का मुंह बंद करती है बल्कि गांव वालों की मदद भी करती है और अपने भाई को अच्छे से स्कूल में भेजती है और अपने पिता का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है, जिस वजह से कुछ ही सालों में आशा का पति बिल्कुल ठीक हो जाता है। आज जो मैं व्हीलचेयर पर बैठ पाया हूँ और बोल पा रहा हूँ तो ये सब कुछ मेरी बेटी की वजह से हुआ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक सब्जी बेचने वाली माँ की बेटी IAS ऑफिसर बन गई। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अपनी बीवी पर भी, जिसने सब्जी बेचकर अपनी बेटी को IAS ऑफिसर बनाया है। इस तरह निशा अपने सपने तो पूरा करती ही है, साथ ही साथ में अपने वादे भी पूरा करती है। अरे वाह, ये लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। क्या ख्याल है अपने अमन के साथ इसकी शादी करवा दें क्या? नहीं नहीं दीदी, ये लड़की अच्छी लगेगी, गोरी चिट्टी भी है और ग्रेजुएशन भी पास है। अरे नहीं, इस लड़की को देखिए ना, आपकी वाली गोरी है पर बहुत लंबी है अपने अमन से। ये लड़की बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी देवरानी रहेगी ये हमारे लिए। अरे आप सबका दिमाग खराब है क्या? राखी दीदी, आपने जो लड़की पसंद करी है वो हमारे देवर जी से 4 साल बड़ी है। हमें कोई बुढ़िया देवरानी थोड़ी ना लानी है, अपने देवर के बराबर की और इस घर को जोड़ के रखने वाली लेकर आएंगे। मेरी पसंद की लड़की देखिए, इसका नाम भी शारदा है। अमन वेड्स शारदा, अच्छा लगेगा कार्ड पर। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कांक्षा, हमें इतनी बड़ी लड़की भी नहीं चाहिए। सॉरी दीदी, गलती से मैंने किसी और की एज देख ली थी और इसे पसंद कर लिया। वैसे हम चारों जितनी जवान है ना, उसी टक्कर की देवरानी भी चाहिए। उसके बाद हमें अपने देवर की धूमधाम से शादी करनी है। हाँ, इस वाले गाने पर।
लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं। देवर दूल्हा बना, सर पे सहरा सजा, भाभी बढ़कर आज बलैया लेती है। नाचते नाचते जवान जेठानी की नजर अपने देवर पर जाती है, जो कि चौखट पर सेहरा पहने दुल्हन का हाथ पकड़े खड़ा था। भाभी। अमन, तुमने शादी कर ली? हाँ भाभी, मैं सुमन जी से बहुत प्यार करता हूँ। आप दोनों मानते नहीं और शादी करना जरूरी था, इसलिए कर ली। ये सब क्या है अमन? हम चारों तुम्हारी शादी के लिए अपनी देवरानी की फोटो देखकर ये डिसाइड कर रहे थे कि, और तुमने अपने मनपसंद लड़की से शादी कर ली, वो भी इस तरीके की लड़की से। ये तो हम चारों जवान जेठानी से भी ज्यादा बुढ़िया लग रही है। अमन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने घर परिवार के बारे में तो सोचते। अब जहां जाएंगे लोग बातें बनाएंगे। ये हमसे कितनी बुढ़िया, मतलब एजेड लग रही है। हाँ भाभी, वो मुझसे उम्र में बड़ी है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमन, तुमने हमारे सारे अरमान तोड़ दिए। क्या क्या सोचा था, अपने इकलौते देवर की शादी धूमधाम से करेंगे, पर नहीं। छोड़ो, इस बारे में अब मुझे कोई बात नहीं करनी, और मुझे भी। दोनों जेठानियां नाराज होकर अंदर चली जाती हैं। भाभी, आप सबको मैंने अपनी भाभी माँ जैसा माना है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो थोड़ी बड़ी है, पर आजकल तो बहुत नॉर्मल है, रिश्तों में उम्र कहाँ देखी जाती है। माँ बापा की उम्र में भी 7 से 8 साल का गैप था, और आप और भैया में भी तो 5 साल का डिफरेंस है। देखो अमन, मैं तुम्हारे जज्बात समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दूसरों के नजरिए से देखोगे तो हर कोई यही कहेगा कि हम जेठानी नहीं देवरानी लग रही हैं। अब दोनों ने शादी कर ही ली है, तो मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। जेठानी जी, आप दोनों ने मुझे अपना लिया, उसके लिए शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगी दोनों छोटी वाली जेठानी जी को भी मना लूं। मुझे भरोसा है कि तुम उन दोनों को मना लोगी, और वैसे तुम सुंदर भी हो। अच्छा, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो जो दिल करे वो बना लेना। शुक्रिया जेठानी जी। मोनिका आरती की थाली ले जाती है और अपने देवर देवरानी का अच्छे से गृह प्रवेश कर उन्हें अंदर भेज देती है। अमन सुमन को एक अलमीरा खाली करके दे देता है, जहां वो अपने कपड़े जचा देती है। थक कर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन चारों जेठानी जी को खाने में क्या क्या पसंद है बताइए ना, मैं वही बनाना चाहती हूँ ताकि वो खुश हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते कहते अमन अपनी चारों भाभी की पसंदीदा खाने के बारे में बता देता है। फिर सुमन अपनी पहली रसोई में दम बिरयानी, पूड़ी सब्जी, रायता, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, चावल बनाकर घर के सभी लोगों को परोस देती है, जिसे खाते ही दोनों छोटी जेठानी मुंह बनाकर कहती हैं, ये कैसा खाना बनाया तुमने? अब तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा। तुम तो हम सबसे बड़ी हो ना, ये सब तो तुम्हें पहले से ही आ जाना चाहिए था। देवर जी, आपको भी ये बुढ़िया देवरानी ही घर में उठाकर लानी थी क्या? वही तो, खाने में नमक मिर्च मसाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब हम 4 जनों को क्या मुंह दिखाएंगे? कहीं उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा। ये हमारे साथ चलेगी तो ऐसा लगेगा हमारी सास हमारे साथ चल रही है। वही तो, पर ये बात ये लोग तो समझते नहीं है। बस करो तुम दोनों, अब से वो भी घर की बहू है। सोच विचार खूबियां अच्छी होनी चाहिए, जो कि शायद उसमें है। राखी भाभी, आकांक्षा भाभी, एक बार आप दोनों सुमन जी को मौका दे दीजिए ना। पहले अमन तुम ये बताओ, इसको सुमन जी क्यों बोलते हो? उम्र में बड़ी है इसीलिए ना? तुम्हें हमारे अरमान के बारे में पता था, और इतना भी पता है ये इतनी उम्र की है, फिर शादी क्यों की? भाभी, जहाँ प्यार हो वहाँ ये सब चीज नहीं देखी जाती। आप चारों प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए ना। अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले तो बोलेंगे ही। आकांक्षा, अमन बिल्कुल ठीक बोल रहा है और तुम्हें समझना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं समझना दीदी, हमारा हो गया। ये लो शगुन तुम्हारे खाने का। दोनों जेठानी नाराज होकर फिर से चली जाती हैं। मैं अपनी पहली रसोई में फेल हो गई अमन जी। अरे सुमन, ऐसे रो नहीं, शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुमन जी, आप शांत हो जाइए। ये सुन सुमन को थोड़ा बेहतर लगता है और वो रसोई में जाकर काम करने लगती है। वहीं चारों जेठानी भी बाजार से कुछ सामान लेने चली जाती हैं। राखी, मोनिका, कांशा, सुमन के लिए ये वाली साड़ी ठीक रहेगी ना? उसे मुंह दिखाई का तोहफा देना चाहिए ना। दीदी, उस बुढ़िया देवरानी के लिए हम क्या लें? हमारे जैसी साड़ी तो उस पर अच्छी नहीं लगेगी। कोई बुढ़िया सी साड़ी लेनी पड़ेगी हमें। मैं तो कहती हूँ ये फीके रंग वाली साड़ी लेकर बात खत्म करो। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? वो नई नवेली दुल्हन है और तुम उसको ऐसे रंग की साड़ी देने की बात कर रही हो। देखो, अब वो हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे अपना लोगी तो सबके लिए ही अच्छा होगा। आज सुबह वो रो गई थी तुम दोनों की बातों से। मैं तो सोच रही हूँ ये लाल कलर ले लेते हैं, अच्छा लगेगा उस पर। अब जब दीदी आपने पसंद कर ही लिया है तो हमसे पूछा ही क्यों? चल राखी, हम अपने लिए कुछ ले लेते हैं। बाजार में चारों की बात पड़ोसन रेशमा सुन लेती है।
चारों जेठानी सामान लेकर घर जा ही रही होती हैं कि पड़ोसन रोक लेती है। अरे आकांक्षा, सविता, मोनिका, सुना है कल तुम चारों की देवरानी घर में आई है जो कि अमन बटे से बहुत बड़ी है। तुम लोगों की इतनी भी क्या मजबूरी थी जो घर में एक बुढ़िया देवरानी को ले आए। आज तो मैंने भी नजर मारी थी, सुबह झाड़ू लगा रही थी, वही थी ना तुम्हारी देवरानी। सच बोलूं तो तुम चारों जवान जेठानी के साथ वो चलेगी ना तो उसके आगे तुम देवरानी और वो जेठानी लगेगी। या मैं ये बोलूं कि उसने तुम चारों की सास की कमी को पूरा कर दिया। ओहो, लगता है इस चुगलखोर आंटी ने रास्ते में हमारी सारी बात सुन ली है, जब ही ऐसे बोल रही है। ये सारी बात खड़े खड़े छज्जे से सुमन सुनकर रोती है और वहां से चली जाती है। आंटी जी, अगर आपने कान लगाकर बात सुन ली हो और हमें बता दिया हो तो अपने घर चले जाइए। हम अपने घर में कुछ भी करें, इससे आपको क्या। हमारी देवरानी बहुत अच्छी आई है, काम करने में कितनी तेज है ये तो आपने देख ही लिया होगा ना। पड़ोसन का मुंह बंद कर चारों जेठानी घर में आ जाती हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। दोनों नाराज जेठानी सुमन से ठीक से बात नहीं करती हैं। यही बात सुमन को भी चुभती है और वो अपने लिए बाजार से हील्स, मेकअप, अच्छे रंग की साड़ियां ले आती है। मेरी वजह से मेरी जेठानियों को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। अच्छा हुआ बाजार से ये सब ले आई। इन सब का इस्तेमाल करके अब थोड़ा उनकी उम्र की लगने की कोशिश करूंगी। अब सब चारों जेठानियां कमरे में जाकर सुन लेती हैं। जेठानी जी, आप देखे ना, मैं ये सब सामान लेकर आई हूँ। मैंने सुना सुमन, तुम ये सब हमारे बीच ठीक से रहने के लिए कर रही हो। देखो, हमने तुम्हें दिल से अपना लिया है। आकांक्षा, राखी, देखो सुमन हमारे लिए कितने एफर्ट्स कर रही है। अब तुम भी मान जाओ। सच कहूं सुमन, तो मुझे तुम्हारी ये सारी कोशिश देखकर अच्छा लगा। इसलिए देवर जी की खुशी में ही हमारी खुशी है। हमने तुम्हें अपना लिया, इसलिए हमसे डर डर कर या घबरा कर बात करना भी छोड़ दो। देखना, तुम इन सब चीजों में बहुत सुंदर लगोगी। हम तुम्हें तैयार करेंगे और आज शाम को तो हमें पार्टी में भी जाना है। सच में दीदी, थैंक यू सो मच जेठानी जी। ये लो, माँ जी ने हम चारों को एक एक पुश्तैनी हार दिया था और ये अब से तुम्हारा हुआ। सुमन उस हार को खुशी खुशी ले लेती है और शाम को अपनी चारों जेठानी के साथ तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाती है। हील्स पहनने की वजह से सुमन का पैर मुड़ जाता है। तभी उसे उठाने उसकी सहेली पूर्णिमा आती है। सुमन, जब तुमसे हाई हील्स पहनी नहीं जाती तो ऐसे पहनती क्यों? मुझे सब पता है। तुम अपनी चार जवान जेठानियों के बीच रह रही हो तो वहाँ बुढ़ापा सा महसूस होता ही होगा, इसीलिए उन्हें दिखाने के लिए तुमने आज पार्टी में हील्स डाली। क्यों, सही बोला ना मैंने? उन चारों का भी अलग ही नसीब है कि उन्हें तुम्हारे जैसी बुढ़िया देवरानी मिली। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जेठानियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं। क्या पता नाटक कर रही हूँ। बकवास बंद करो तुम। हमें क्या पसंद है क्या नहीं ये तुम्हें कैसे पता? और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हम चारों अपनी देवरानी से बहुत प्यार करते हैं। रिश्ते में ज्यादा उम्र मायने नहीं रखती। एक अच्छा दिल, घर संभालना, खुद का सबको बहुत प्यार करना, ख्याल रखना, ये सब मेरी प्यारी देवरानी में है और हम सब ने उसे दिल से अपनाया है। तो तुम अपने काम से काम रखो, जो भी हो। इस तरह चारों जेठानी पार्टी में उस औरत को सुनाकर उसका मुंह बंद कर देती हैं और चारों बहू अपनी देवरानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।